उठो, जागो, देखो तो सवेरा हो गया। लाया है चमकता सुनहरा सूरज, इल्म का उजाला तुम्हारे लिए। उठो, उतार फेंको बरसों से चिटियाए अज्ञानता के घोर अंधेरों के सीलन भरे बदबूदार काले लबादे की, जिसने बांध रखा है तुम्हारी स्वप्निल आंखों की गहरी दृष्टि को, रोक रखा है तुमको इल्म की दरिया के पास जाने से। उठो, बढ़ो एक कदम आगे और आगे हासिल कर लो अपने हक, अपना आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ठोस जमी। उठो, डरो नहीं, सिमटो नहीं, देखो तो सवेरा हो गया तुम्हें एक नई पहचान देने के लिए। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम महिला शक्ति में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। आज की खास मेहमान द्वारा पिरोई गई इस खूबसूरत और भावपूर्ण कविता से शुरुआत करी है हमने अपने कार्यक्रम की। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम के जरिए हम आपको मिलवाते हैं ऐसी खास महिला शख्सियतों से जिन्होंने अपने जीवन में खास मुकाम हासिल किया है, आम लोगों से हटकर कुछ खास किया है और हम सब के लिए महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। तो आज की हमारी खास मेहमान सुप्रसिद्ध साहित्यकार, शिक्षाविद और समाज सेवी शमा खान जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दर्शकों, शमा खान जी से बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं चंद शब्दों में उन्हें आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगी। शमा खान जी, जिनका जीवन शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा का अनुपम संगम है, हिंदी और उर्दू साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका, कवयित्री और सामाजिक चिंतन। आपने 28 वर्षों तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापन किया और असंख्य विद्यार्थियों को ज्ञान और संस्कारों की राह दिखाई। शिक्षण कार्य के साथ साथ आपने साहित्य साधना को भी अपनी जीवन धारा बनाया। अब तक 200 से अधिक कहानियाँ, कविताएं, गज़लें और रेडियो नाटक आपकी लेखनी से निकले हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में गुलमोहर खिल गया, कुछ काले कुछ उजले पन्ने, दहलीज को लांघ कर, खिली खिली सी वादियाँ और बोलोगे सच, नागफनी का सूरज जैसी चर्चित किताबें और माँ के साथ चारधाम यात्रा वृतांत शामिल है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव आपकी पहचान है। प्रौढ़ शिक्षा अभियान, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और बाल श्रम उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में आपका योगदान अद्वितीय रहा है। आपके योगदान के लिए आपको अंडमान निकोबार राज्यपाल पुरस्कार, हिंदी साहित्य कला परिषद पोर्ट ब्लेयर द्वारा महादेवी वर्मा सम्मान, अखिल भारतीय कादम्बरी संस्था झांसी और केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली द्वारा आपको सम्मानित किया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान से गौरा पंत शिवानी पुरस्कार सहित अनेकों सम्मानों से आपको विभूषित किया गया है। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में आपका सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। महिलाओं की संवेदनाओं और समाज की सच्चाइयों को आपने अपनी लेखनी के जरिए जो अभिव्यक्ति दी है वो अद्भुत और अमूल्य है। एक बार कार्यक्रम में आपका पुनः से स्वागत और अभिनंदन मैम। शुक्रिया मैम, सबसे पहले आप हमें अपने प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताएं। मेरी पैदाइश महाराष्ट्र में हुई, लेकिन परवरिश मेरी मध्य प्रदेश में हुई। प्राइमरी शिक्षा सुचारू रूप से चलती रही, लेकिन जैसे ही मैं मिडिल स्कूल में आई तो दिक्कतें सामने आने लगी। दरअसल हमारा घर और स्कूल काफ़ी दूर था, लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी थी और अकेले जाना बहुत मुश्किल होता था और उस वक्त कोई साधन भी नहीं था ऐसा कि जिससे कि रोज़ जाया जाए। तो उस दरमियान मैं अक्सर लेट पहुंच जाती थी स्कूल, तो मुझे प्राचार्य के सामने खड़ा कर दिया जाता था। कभी बारिश में की वजह से या ठंड की वजह से मैं ना जा पाऊँ तो मेरी अनुपस्थिति लगा दी जाती थी। फिर आने जाने में काफ़ी दिक्कतें मुझे आने लगी। उसके बाद एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन मेरा दिल पढ़ाई से बिल्कुल उचट गया और मैंने आगे न पढ़ने का फ़ैसला लिया। लेकिन मेरी वालदा, जो खुद बहुत कम पढ़ी लिखी थी, उर्दू और अरबी की तालीम याफ्ता थी, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे आला तालीम हासिल करें। वो मुझे भंडारा मेरे ददिहाल ले गई और
वहाँ पर मेरे फूफा जान जो उस वक्त हेडमास्टर हुआ करते थे, उन्होंने मेरे तालीम के बारे में बात की। तो अम्मी ने कहा कि ये पढ़ना ही नहीं चाहती। मेरे फूफा जान ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत समझाया कि तालीम ही तुम्हारी तरक्की की कुंजी है। अगर तुम तालीम याफ्ता रहोगी तो सारी परेशानियों को झेल जाओगी। ये मेरे लिए एक गुरु मंत्र था और मैंने उसको आगे इस्तेमाल किया। मैम सॉरी, बीच में रुकना चाहूँगी। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी जब आपने अपनी तालीम कंटिन्यू करने का नहीं सोचा, फिर आप फूफा जान के आपने यहाँ गई, उन्होंने आपको मोटिवेट किया? मेरी उम्र 12 साल थी। 12 साल के थे, ओके। उस वक्त वो ऐसी कमसिन उम्र थी जब ज़िंदगी हाँ। के फैसले इतने आसानी से नहीं लिए जाते थे। एक गुस्सा था, दरअसल स्कूल की व्यवस्था के प्रति एक गुस्सा था। हाँ जी। वो गुस्सा आगे चल के मेरी ज़िंदगी का एक घाव न बन जाए, इसलिए मेरे फूफा जान ने मुझे इस बात के लिए बढ़ाया कि नहीं, आप पढ़ें। अच्छा, जैसे आपकी उम्र 12 साल थी जी। 12 साल तो एक उस वक्त तो एक लड़कपन होता है ना जी, आपके जी, व्यवहार में। तो आप कैसे एकदम मान गई जो आपने डिसाइड किया था कि अब आप पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करेंगी? एक कैसे तो मानी? मेरी क्या अम्मी अंदाज था, जान- क्या तरीका था आपकी फूफा जान का जी। कि उन्होंने आपको मनाया पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए? एक तो मेरे फूफा जान की दोनों बेटियां वो खुद पढ़ रही थी। जी। अच्छा। उन्होंने उनका मुझे उदाहरण दिया कि देखो मेरी बच्चियां भी तो पढ़ रही हैं, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। और मेरी बड़ी बहन वो भी तालीम याफ्ता थी, मेरे बड़े भाई साहब वो भी तालीम याफ्ता, और उनसे छोटे भाई साहब वो भी तालीम याफ्ता। मैं अनपढ़ रह जाऊंगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खलिश होगी। इसलिए मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। और एक बार जब स्कूल में जाने लगी, उसके बाद फिर मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास होने लगी। अरे वाह। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उस ज़माने में 11वीं की शिक्षा होती थी, बोर्ड का एग्ज़ाम 11वीं में होता था। तो मैंने मराठी को छोड़कर सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन हासिल किया। अरे वाह, बहुत खूब। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको कि उस वक्त हमारे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा डिवोटी थे और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और फ़िक्रमंद हुआ करते थे। मेरे एक टीचर ज्योग्राफी के, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती, उनका नाम था जनाब वाजिदुल्ला सर। वो हमारे ज्योग्राफी के टीचर थे। ओके। और वो जिस दिन ज्योग्राफी का बोर्ड का पेपर था, उसके एक दिन पहले वो आए शाम को, और उन्होंने सारे जो भी मेरे सिलेबस में थे वो सारे मैप भरवाए। अरे वाह। और उसके बाद जब मैंने एमए किया तो ज्योग्राफी से ही एमए किया। आप लिखती बहुत खूब है मैम, इसकी प्रेरणा आपको शुक्रिया। कहाँ से मिली और कब शुरुआत हुई? दरअसल लिखने का शौक़ तो मुझे कॉलेज के ज़माने से ही था, लेकिन मेरे बड़े भाईजान जो उस वक्त एमए कर रहे थे और मैं बीए कर रही थी, तो उनको मेरा लेखन पसंद नहीं आता था। बड़े भाई को नहीं पसंद था जी, कि आप उनका ये लिखती कहना हैं? था कि भाई सिर्फ पढ़ाई करो। अच्छा। ये शिकायत मेरे वालिद साहब तक पहुंची। तो वालिद साहब चूँकि मेरे बहुत रोशन ख्याल थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लिखिएगा लेकिन पहले पढ़ लीजिए, पहले तालीम पूरी कर लीजिए, उसके बाद में लिखिएगा। उनका ये कहना मेरे लिए बहुत असरदार रहा और मैं लाइब्रेरी जाया करती थी। भाई साहब ये समझते थे कि मैं अपने विषय के बारे में पढ़ रही हूँ, नोट्स तैयार कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं कहानियाँ पढ़ा करती थी, मैं उपन्यास पढ़ा करती थी। उस दौर के जितने भी साहित्यकार थे, जाने माने साहित्यकार, मैंने सभी की नावल पढ़ी और सभी की कहानियाँ पढ़ी। अच्छा, ये पढ़ने का शौक़ कहाँ से आया? क्योंकि बचपन में तो एक वक्त ऐसा आया जब आपने कहा कि अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि कुछ वैसे हालात थे, कुछ व्यवधान ऐसे थे। तो ये पढ़ने का शौक़ और फिर उसके बाद लिखने का शौक़ कैसे, कहाँ से ये अंदर आया, या अचानक ही डेवलप हुआ? नहीं, अचानक बिल्कुल नहीं डेवलप हुआ। इसके लिए तो हालात और परिस्थितियाँ ऐसी थी। हाँ जी।
उन दिनों जब मैं वो लेख लिखा करती थी तो भाई साहब ने मना किया लिखने के लिए, तब तो मैंने वाकई बिल्कुल छोड़ दिया लिखना और पूरी तरह से मैं समर्पित थी अपनी शिक्षा के लिए। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, हालात बदले और हालात ने मुझे सिखाया कि अंदर बहुत कुछ उबलता खौलता था, समाज के प्रति, परिस्थितियों के प्रति बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तकलीफ़ होती थी। अब ये दर्द और तकलीफ़ निकले कैसे? तो बहुत पहले का जो लिखा हुआ था वो याद था, बस वहीं से मैंने फिर लिखना शुरू किया। जो मेरा दर्द है वो अगर कागज़ पर उतर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे मैं कागज़ पर अपना दर्द उंडेलती गई वैसे वैसे मैं हल्की होती गई। वाह। मैम, माना जाता है अक्सर महिलाओं में ऐसा होता है, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं, और ऐसा होता है कि कई बार हम अपनी तकलीफ़ें जो बता नहीं पाते या हम जिक्र नहीं कर पाते, उसको लिखने से वो घाव आपके भरते हैं, है ना, जख्म भरते हैं, जो ज़रिया आपने भी अपनाया। तो आप कितना, आपकी नज़र में लिखना कितना इम्पोर्टेंट है? क्यों लेखन की तरफ बढ़ें महिलाएं, बच्चियाँ, ताकि वो अपने भावों में संतुलन रख सकें, है ना, जो आपके इमोशनल वो है उसको आप बैलेंस कर सकें। हर समाज में महिलाओं के साथ चूँकि समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है और उत्पीड़न से गुजर रही हैं, दायरों से में सीमित हैं, इसके साथ साथ वो अपनी उड़ान नहीं भर पाती हैं, अपने ख्वाबों को, अपने ख्यालों को तरतीब नहीं दे पाती है। और चूँकि हालात ऐसे होते हैं कि बोल नहीं पाती हैं, जब बोल नहीं पा रही हैं तो वो अपनी तकलीफ़ें कहाँ लेके जाएंगी, किससे बोलेंगी? उससे बेहतर यह है कि अगर उन सबको कागज़ पर उतार दिया जाए, कलम और स्याही का साथ लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा मैम, अब बताएं हमें, आपका जैसे आप कॉलेज में थी तो आपने पढ़ना शुरू करा, आप लाइब्रेरी जाती थी, है ना, आप कहानियाँ, साहित्य आपने पढ़ना शुरू करा, बड़े बड़े लेखकों से आप प्रभावित रही। आपका पहला लेख, कहानी या कुछ भी ऐसा लेख कब प्रकाशित हुआ, याद है कुछ आपको? और वो अनुभव कैसा था, ये बताइएगा। वो वक्त तो मैं ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकती। मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई जबलपुर के नवभारत अखबार में, उसका नाम था सिसकता बचपन। मेरे फूफाजाद भाई जनाब अब्दुल हई अंजुम साहब, उन्होंने मेरी कहानी को इस्लाह किया था और उन्होंने उसको प्रकाशित किया। जब वो लिफाफा मेरे पास पोस्ट से आया और मैंने लिफाफा खोला और अखबार का एक सफ़ा था, उसमें मेरी तस्वीर थी। मैं उसको देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मुझे लगा मुझे दुनिया की तमाम मसरत मिल गई है। और उसके बाद फिर मैंने पलट कर नहीं देखा। फिर मैं, जो मेरी कलम को रवानी मिली और मैं लिखती गई। बिल्कुल मैम, आपको लगता है ऐसा कि जो भी हम खास काम अपनी तरह से करते हैं, आप एफर्ट्स लगाते हैं, जब उसको रिकग्निशन मिलता है, उसको पहचान मिलती है, तो कैसा महसूस होता है? जैसे आपको अच्छा लगा, तो कितना ज़रूरी है, हम ख़ास तौर से महिला शक्ति में बात कर रहे हैं, महिलाओं और बच्चियों के बारे में, कितना ज़रूरी है कि आप उनको समय समय पर अप्रिशिएट करें, या वो कुछ खास करती हैं तो कितना ज़रूरी है पेरेंट्स अपनी बच्चियों को मोटिवेट करें और उनको भी थपथपाएं, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मुकम्मल व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, बच्चों को सही दिशा देने के लिए उनको समय समय पर प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। उनके छोटे छोटे अच्छे कामों को अगर शाबाशी दी जाए तो वो और नई ऊर्जा के साथ, नई प्रेरणा के साथ, नई जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ती हैं और लिखती हैं, क्रीड़ा के क्षेत्र में जाती हैं और डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, तमाम जो उन्हें विषय पसंद है या जो विभाग उन्हें पसंद है वहाँ वो जाती हैं। बस थोड़ा सा उनको हौसला देने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैम, आप इतना खूबसूरत लिखती हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को, जैसे हमने आपके इंट्रोडक्शन में बताया प्रोग्राम की शुरुआत में, कि आप शिक्षण क्षेत्र में भी रही हैं, आप केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी रही, तो वो सफ़र आपका कब शुरू हुआ, वो जर्नी कब शुरू हुई? क्या मन में
पहले सोचा था कि मुझे शिक्षण के क्षेत्र में जाना है? नहीं, क्या हालात रहे, जी। क्या परिस्थितियां थी जो आपको शिक्षण के क्षेत्र में मैंने तो लेकर आए? कभी नहीं सोचा था कि मैं नौकरी भी करूँगी, लेकिन हालात बहुत तेज़ी से बदले और नौकरी मेरी ज़रूरत बन गई, क्योंकि उस वक्त मैं सिंगल पेरेंट थी। मेरे 3 मासूम बच्चे थे और उन मासूम बच्चों को ज़िंदा रखना मेरे लिए ज़रूरी था, और उनको ज़िंदा रखने के लिए अपना ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, तो ये शिक्षण के क्षेत्र में आना आपका विवाह के बाद, जब आपके जी। बच्चे भी हो गए, जी हाँ। और आपके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग भी हुई, जी। उसके बाद आप इस फील्ड में जी। आई हैं। क्या कोई शख्स ऐसा जीवन में या कोई ऐसा सपोर्ट आपको कहीं से मिला? क्योंकि उस वक्त आप जैसे बता रही हैं, आप सिंगल पेरेंट रही हैं, और उस दौरान आपने नौकरी करने की सोची, जो आप पहले कभी आपके मन में कभी नहीं आया था ऐसा ख्याल। जी। उस बारे में हमें बताएं। जी, दरअसल ये हुआ कि नौकरी मैंने 1980 में शुरू की। सबसे पहले तो मैं प्राथमिक शिक्षक के तौर पर केंद्रीय विद्यालय मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती चली गई। फिर मैं टीजीटी बनी, मैं पीजीटी बनी, उसके बाद फिर वाइस प्रिंसिपल बनी, फिर मैं प्रिंसिपल बनी। लेकिन इस दरमियान बच्चे भी धीरे धीरे बढ़ते चले गए, लेकिन जहाँ तक सपोर्ट का सवाल आता है, परिवार से मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, विशेष रूप से मर्दों से। लेकिन हाँ, परिवार मतलब आपके अपने मेरे in-laws मायके की तरफ मायके की तरफ से जी, नहीं सपोर्ट मिला? जी नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ, मेरी बड़ी बहन, जिन्हें मैं खिराज अकीदत पेश करती हूँ, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने और उनके परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत संबल दिया। दरअसल वो भी नौकरी पेशा थी और उनका भी अपना परिवार था, उनके भी अपने बच्चे थे। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे हमेशा मेरी हौसला अफजाई की और मेरा साथ दिया, ज़हनी तौर पे मेरा साथ दिया और भावनात्मक रूप से मेरा साथ दिया, और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। नहीं, बहुत प्यारी बात है ना? बोलते हैं जब ज़रूरत हो उस वक्त अगर कोई थोड़ा सा हाथ बढ़ा देना, जी, तो वो आपकी ज़िंदगी, किसी का जीवन बदल सकता है। तो इसके लिए इंसान को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, है ना? मैम, सिंगल पेरेंटिंग आपने करी है, आपके 3 बच्चे आपके रहे, उस दौरान आप शिक्षण के उसमें भी आ गई थी, टीचिंग प्रोफेशन में आ गई थी। किस तरह से मैनेज करती थी बच्चों को, अपने कार्य को और अपने भावों को? उस वक्त को मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नौकरी भी ज़रूरी थी, बच्चों की अच्छी परवरिश भी ज़रूरी थी, और अच्छी परवरिश के लिए पैसा भी ज़रूरी था। तो एक्स्ट्रा आमदनी के लिए मुझे आकाशवाणी में नौकरी करनी पड़ी। मैं कैजुअल अनाउंसर के तौर पे काम करती रही, और वहाँ ख़ास तौर पे पोर्ट ब्लेयर में, जब मैं पोर्ट ब्लेयर में रही तो वहाँ अखबार निकलता था, दीप शिखा। मैं उसके साथ संपादिका थी, और उस वक्त जो लिखा जाता था उसमें भी कुछ पैसे मिल जाते थे, तो मैं बराबर वो सारे काम करती थी जो क्रिएटिव हैं, उससे मुझे थोड़ा बहुत आमदनी मिल जाती थी। जी, आप अपने शहर से मीलों दूर, जैसे आपने बताया, पोर्ट ब्लेयर में भी रही, और जैसा हम आपके बारे में जानते हैं, आप जब टीचर थी तो आपकी पोस्टिंग पोर्ट ब्लेयर भी हुई और काफ़ी वर्षों आप वहाँ पे रही हैं। लगभग 5 साल वहाँ लगभग 5 साल आप वहाँ रही। उस दौरान आपका अनुभव कैसा था, इतनी दूर जाके रहना, और बच्चों को कैसे मैनेज किया, फैमिली को कैसे मैनेज किया? और प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा, उस दौरान आपने रामलीला में भी मंचन किया था, वो अनुभव कैसा था, कैसे रामलीला के साथ आप जुड़ी? वो दौर था मैम, एक आग का दरिया था और डूब कर जाना था। मैंने अपने आप को समेटा, संभाला और हिम्मत बटोरी, और मेरे जहन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि मुझे अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां के वाकई ये हकदार है। इसलिए नौकरी भी करती रही मैं, और साथ साथ लेखन में भी आगे बढ़ती रही। वहाँ हिंदी साहित्य कला परिषद, जो स्कूल के बिल्कुल करीब था और मेरी रहाइश के बिल्कुल करीब था, तो शाम का वक्त अक्सर
मैं और बच्चे वहाँ चले जाते थे और वहाँ कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता था जी। कभी साहित्यिक कार्यक्रम होता था, कभी सामाजिक कार्यक्रम होता था। तो मैं और मेरे बच्चे हम सब मिलकर इसमें भागीदारी करते थे। अभी आपने रामायण की बात की, आपने अब रामलीला की बात की। तो दरअसल वहाँ हर साल रामलीला खेली जाती थी और चूँकि मैं वहाँ मैं हमेशा ही जाती रहती थी तो मैं देखती थी उसको। लेकिन मैं नाम लेना चाहूँगी जनाब सलीम साहब का, जो उस वक्त आकाशवाणी के पैक्स हुआ करते थे। उन्होंने रामलीला में दशरथ की भूमिका निभाई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी कुछ करो। तो हालांकि मैं ड्रामा शुरू से ही करती रही थी, लेकिन इस तरह के धार्मिक मंचन में कभी आगे नहीं आई। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप कैकेयी के रोल करेंगी। अब कैकेयी का रोल तो मिल गया, लेकिन मैं सही ढंग से उसको कर नहीं पा रही थी। अच्छा। जो चेहरे के एक्सप्रेशंस देने थे वो मेरे मिजाज में नहीं था। लेकिन सलीम साहब ने मुझे कर के दिखाया कि ऐसा करिए, ऐसे लाठी टेकिए, ऐसे कमर को इस एंगल तक झुकाइए और इस तरह बोलिए। और इस तरह उन्होंने मुझे पहले कैकेयी के रोल के रूप में मौका दिया। उसके बाद मंथरा के रोल में मुझे मौका दिया गया, मंदरोदरी के रूप में मुझे मौका दिया गया और मैंने कोशिश की कि मैं कामयाबी से इसका रोल को अदा कर सकूं। हाँ जी, तो मतलब पोर्ट प्लेयर का अनुभव आपका मिला जुला के बहुत अच्छा रहा इस दौरान, है ना? जी है, बहुत अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए, शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए तो मेरी काफ़ी रचनाएं छपी और मेरी कुछ रचनाओं का अनुवाद भी हुआ। वहाँ एक बंगला पत्रिका निकला करती थी, उसमें अनुवाद होता था और वो छपता था। और साहित्य में तो काफ़ी उस समय बहुत सारी, ख़ास तौर पे पोर्ट ब्लेयर के बारे में, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, वहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था के, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में और वहाँ की मुश्किलात के बारे में मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी। जी बिल्कुल, वो प्रकाशित भी हुई और सराही भी गई। हाँ जी मैम, नवलिखन शिविर दिल्ली, इनके साथ भी आप जुड़ी थी और इसमें आपका अनुभव, आपने जो हमने आपका पढ़ा और आपसे जाना थोड़ा बहुत, हमारे दर्शकों को बताएं कि एज ए स्टूडेंट आप नवलिखन शिविर दिल्ली में जुड़ी थी और वहाँ पे आप मार्गदर्शिका तक भी रही। तो ये कैसे संभव हो पाया और कैसा अनुभव था? ये सफ़र वाकई बहुत ही ज़्यादा यादगार रहा मेरे लिए। चूँकि मैंने लिखना शुरू कर ही दिया था और लिख भी रही थी, लेकिन चूँकि वहाँ मुझे अपना दाखला लेना था, किसी तरह अपनी जगह बनानी थी, तो मैं एज ए स्टूडेंट वहाँ शामिल हुई। हाँ जी जी। और कई शहरों में जहाँ पर वो नव लेखक शिविर लगाए गए, ख़ासतौर पे बेंगलोर में और पूना में, बेलगांव में और भुवनेश्वर में, यहाँ मैं एज ए स्टूडेंट जाती रही। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी रचनाएं परिष्कृत होती रहीं, मंझती रहीं, तब उनको भी ऐसा लगा कि अब इनको शिक्षक के तौर पे या मार्गदर्शिका के तौर पर बुलाना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे मार्गदर्शिका के तौर पे बुलाया और मैंने वो जिम्मेदारी भी पूरी की। जी मैम, समय कम है, आपसे एक प्रश्न और लेना चाहेंगे इस बीच। आपने इतनी सारे कहानी संग्रह लिखे हैं और जिसमें आपने अपने भावों को उकेरा है, कोई एक ऐसा कहानी जो आपके किताब जो आपके बहुत मन के करीब है? वैसे तो सारी बहुत दिल के करीब होंगी, तो संक्षिप्त में उसका बताएं, उसके बारे में। मेरी वैसे एक माँ के लिए तो उसके सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी अपनी कथा संग्रह कुछ काले कुछ उजले पन्ने। जी। ये कथा संग्रह कैदियों के जीवन के बारे में है और कैदी हालांकि सज़ा काट रहे हैं, सरकार ने उन्हें सज़ा दी है, कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी है, लेकिन कुछ कैदी बेगुनाह भी थे वहाँ। मैं चूँकि ओपन स्कूल से जुड़ी हुई थी, तो वहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी एज ए सुपरवाइज़र। तो मैं जब वहाँ पर गई, वहाँ मैंने कैदियों को देखा कि वो इम्तहान कंडक्ट करवा रहे हैं। उसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और टीचर्स भी हैं। मैं बड़ी मुतासिर हुई उनसे।
कि ये कैदी हैं, ये सज़ा भुगत रहे हैं और ये काम भी अंजाम दे रहे हैं। मैंने धीरे धीरे उनसे गुफ्तगू करना शुरू किया तो पता ये चला कि वो बेगुनाह सज़ा काट रहे हैं। मैंने उनकी फ़ाइलें देखी, मैं उनके वकीलों से मिली, मैं उनके घर वालों से संपर्क किया और तमाम इन्वेस्टिगेशन किया खुद। मैं उनके शहर तक गई, मैं जालंधर शहर तक भी गई, मैं चंबा तक गई जी। मैंने सारी जानकारियाँ ली और फिर उनके बारे में मैंने लिखा कि जो बेगुनाह सज़ा काट रहे हैं। इसके अलावा मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं कानून को चुनौती दूँ जी। मेरा मकसद ये था कि इंसान के दो रूप होते हैं, एक वो रूप जो कानून ने उन्हें दिया कि वो गुनहगार हैं, लेकिन एक वो रूप भी था जो एक अच्छे इंसान का, सच्चे इंसान का। उनमें बहुत सारी खूबियाँ थी, बहुत मोहब्बतें थी, बड़े संवेदनशील थे और बहुत जुझारू थे, लेकिन हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया। तभी आपने उस कहानी का शीर्षक जो दिया, कुछ काले कुछ उजले पन्ने। इसको हमारे दर्शक पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें, है ना। मैम समय की कमी है, आप बहुत खूबसूरत गज़लें भी लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, कोई मुख्तक आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए अदा फरमाएं प्लीज़। जी, मैं एक कविता पेश करना चाहूँगी जी। ये ज़िंदगी की हालात हाजरा भी है जी कि सूरज ओ सूरज, सूरज ओ सूरज, तुम आज बस आज क्षितिज पर ना आना। रात भर भूख से बेहाल बच्चों को भोर की ठंडी बयार ने अभी अभी बहलाकर सुलाया है। सूरज ओ सूरज, तुम आज बस आज क्षितिज पर ना आना। तुम्हारी तेज़ किरणों से झुलस जाएंगे उनके गाल और वो जाग जाएंगे मीठे सपनों से। फिर मांगने लगेंगे मुझसे दूध, दलिया, किताबें और फीस। तब शुरू हो जाएगा मेरी विवशताओं और आवश्यकताओं के बीच घमासान युद्ध, और धीरे धीरे खिसकने लगेगा मेरे आत्मविश्वास का पहाड़। इसलिए सूरज ओ सूरज, तुम आज बस आज क्षितिज पर ना आना, क्योंकि आज महीने की आखिरी तारीख है, क्योंकि आज महीने की आखिरी तारीख है। वाह मैम, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत भाव आपके, और जिसको आपने इतना खूबसूरत कविता में पिरोया, और हमारे दर्शकों के लिए भी आपने इनके सामने भी आपने गुनगुनाया। मैम, जाते जाते हमारी महिला दर्शक, हमारी बच्चियां जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं और जो लेखन के क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? मेरा मशवरा है उन सभी बहनों से जो किसी हालत के वजह से गर्दिश में हैं, मुसीबत में हैं या परेशानी में हैं, तो वो अपना हौसला न खोएं, हालात से जूझने की हिम्मत पैदा करें और अपने आप को स्वावलंबी बनाएं। शिक्षित तो उन्हें होना ही होना है, लेकिन स्वावलंबी भी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि वो ज़माने की परेशानियों से लोहा ले सकें और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकें। और ख़ास तौर पे लेखन की बात आती है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अपने आप को कलम का सिपाही बनाया है, तो आपकी कलम में इतनी ताकत होना चाहिए कि वो सच्चाई को उकेर सके। सच कहने की आप में हिम्मत होना चाहिए, तब ही आप लेखन के क्षेत्र में आएँ तो ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना हमारा मार्गदर्शन करा, अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का महिला शक्ति का ये ख़ास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।